हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी तक अपन ने क्वेश्चंस जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उसमें अपन ने ये देखा है कि शेयर जो होते हैं कैश के थ्रू, कैश के लिए ट्रांस मतलब इशू किए जाते हैं, मतलब पैसा पेमेंट लिया जाता है बैंक के थ्रू, आप देखते हो पेमेंट आ जाता है, सारा पब्लिक पैसा देती है शेयर के बदले में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि सपोज मेरी एक कोई कंपनी है, ठीक है बेटा, मेरी कंपनी है, उस कंपनी के शेयर भी मार्केट में इशू होते हैं, बहुत बढ़िया मेरी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कुछ हम प्रोडक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, तो हमारी कंपनी का अच्छा खासा नाम है और हम अपनी कंपनी का शेयर भी पब्लिक में इशू करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज आप में स्टूडेंट में से किसी की फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि जादू के फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जाऊँगा और मुझे मेरी कंपनी के लिए कुछ फर्नीचर परचेस करना है सपोज, तो मैं, क्योंकि मैं अपना पुराना रिलेशन है, मेरा स्टूडेंट है जादू, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर ही देगी, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ बेटा, और सारे सब कुछ जो मेरे को चाहिए, सोफ़ा वगैरह, टेबल, फर्नीचर में जो भी मेरे को आइटम्स चाहिए वो सब कुछ मैं पसंद करके सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, पेमेंट की टाइम आता है, तो चाय नाश्ता वगैरह भी सब करवाया जाता है जादू की तरफ से मुझे, और आराम से फिर सब बिल बना के जादू लेके आती है कि सर ये आपका 5 लाख रुपीज़ का बिल बन रहा है सारे फर्नीचर का। तो मैं जादू को ये बोलता हूँ कि यार जादू देख, अमाउंट तो अभी मेरे पास है नहीं पैसा, और ये कुछ टाइम पीरियड में बाद में मैं आपको पे कर दूंगा। तो जादू बोलती है सर सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया है अपना सर रिलेशन, पर क्या है कि मेरे फादर जो हैं वो ये उधार वगैरह पे विश्वास नहीं रखते हैं, उनका सीधा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि भाई हैंड टू हैंड पेमेंट हो जाए, तो इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो अब उस कंडीशन में मेरे सामने एक क्वेश्चन है कि यार मेरे पास तो पैसा है नहीं, और अब अपन ने सब फर्नीचर परचेस वगैरह भी कर लिया है, अब क्या किया जाए। तो मैं उसको एक ऑप्शन देता हूँ कि चल कोई बात नहीं, मेरे पास पेमेंट तो नहीं है बट मेरी कंपनी के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, तो मैं 5 लाख रुपए के शेयर आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उस पेमेंट के बदले में ये शेयर ले लो, और ये शेयर्स को आप, अगर आपको सपोज मेरी कंपनी के शेयर तो वैसे भी बहुत अच्छी कंपनी ब्रांड है, तो इन फ्यूचर आपको अच्छी अर्निंग हो जाएगी, पर अगर आपको यहाँ पर अगर अभी कैश की रिक्वायरमेंट है तो ये शेयर आप मार्केट में सेल कर देना, आपको और अच्छी रेट मिल जाएगी, आप सेल करके वो पैसा ले लेना। और आपको लगता है कि नहीं मुझे होल्ड करना है, होल्ड करने का मतलब ये कि भाई इन फ्यूचर मेरी कंपनी के शेयर की प्राइस और अप जा सकती है, तो आपको और फायदा हो सकता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, पर मैं आपको शेयर दे सकता हूँ। तो जादू सोचती है हाँ ये डील ठीक है, कि चलो पैसे नहीं दे रहे हैं सर, शेयर तो दे ही रहे हैं, इस शेयर मार्केट में हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम सेल करके पैसा ले आएंगे। समझ में आ रही बात सभी को? तो इसको बोलते हैं बेटा अदर देन केस कंसिडरेशन, मतलब ये कि केस के अलावा शेयर को इश्यू करना। तो कंपनी ने क्या किया, कुछ फर्नीचर वगैरह कुछ परचेस कर किया किसी पार्टी से, उस पार्टी को कैश में पेमेंट नहीं करके शेयर के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो ये भी कंसिडरेशन हो सकता है। तो ये टॉपिक बनता है बेटा अदर देन केस कंसिडरेशन, शेयर इशूड एट अदर देन कैश कंसिडरेशन, ठीक है। जहां पर अपन ये देखते हैं कि अभी तक जितने भी पहले एंट्रीज देखी अपन, उसमें क्या होता है, पैसा आने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फिर शेयर कैपिटल, पर यहाँ पर पैसा नहीं आएगा, अपन कुछ असेट्स परचेस कर रहे हैं किसी पार्टी से, और उस असेट्स के बदले में अपन क्या कर रहे हैं, शेयर पे पेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है अपन असेट्स की जगह किसी का पूरा बिजनेस ही परचेस कर लें, रनिंग बिजनेस परचेस होता है, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ये एग्जांपल भी मैंने आपको पहले दिया हुआ है कि आप किसी सपोज किसी पार्टी का बिजनेस पूरा ही टेक ओवर कर रहे हैं आप, ठीक है, कि किसी के सपोज फर्नीचर का अपन ने एग्जांपल लिया था अभी, तो फर्नीचर के बिजनेस की मैंने उनको डील बताई कि भाई आपके पूरे बिजनेस को हम खरीदना चाहते हैं, कितने में आप हमको सेल करेंगे, तो उसने अमाउंट बताया सर हम 50 लाख रुपीज में सेल करेंगे। तो अब मुझे 50 लाख रुपीज का जो पेमेंट करना है, मैं हो सकता है वो सारा पेमेंट शेयर के थ्रू कर दूं, कुछ कैश के थ्रू करूं, कुछ शेयर के थ्रू करूं, ठीक है, कुछ भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे समझना है कि बेटा अपन शेयर कैश के अलावा और किसी भी कंसिडरेशन में इशू कर रहे हैं तो वो ये टॉपिक बन जाता है, ठीक है। और अब जैसा जो क्वेश्चन आता है उसके अकॉर्डिंग अपने को डील करना होता है, क्वेश्चन क्या बोलता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है आपको अच्छे से? चलो बहुत बढ़िया। अब अपन कोई एक क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से जिसमें अदर देन केस कंसिडरेशन का टॉपिक हो, और उसको कैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है, क्वेश्चन क्या आपको इंडिकेट करेगा, आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना है, वो सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, है ना।
बेटा मेरे पास वो वाली बुक नहीं है। आपके पास जो बुक है ना ग्रेवाल वाली है, मेरे पास वो बुक नहीं है, इसलिए बाकी उसमें तो फटाफट से मिल जाता है, जो टॉपिक पर इजीली दे रखा है। ये मेरे पास दूसरी बुक है एक्चुअल में, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। चलो तेरे को मिल गया है तो एक काम कर, तू क्वेश्चन रीड कर दे वहां से, मेरे को बता दे, मैं यहाँ पे उसकी कंडीशन डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन बोल दे, पूरा रीड कर दे। ठीक है, अब इस ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा आपका कि आपने 2,50,000 रुपीज का बिजनेस परचेज किया है। राजन लिमिटेड है परचेजर कंपनी और विकास लिमिटेड है यहाँ पर वेंडर कंपनी। वेंडर कंपनी का मतलब जो सेल कर रही है उस कंपनी को अपन वेंडर कंपनी बोलेंगे, और जो परचेज कर रही है उसको अपन परचेजर कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अब वेंडर जो, अगर इस क्वेश्चन में अगर वेंडर का नाम दे रखा है, पार्टी का नाम दे रखा है, तो अपन उस वेंडर का नाम यूज करेंगे। अगर नहीं दे रखा है तो अपन वेंडर ही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमेशा नॉर्मली क्वेश्चन की एंट्रीज अगर आप टॉपिक वाइज समझे तो फर्स्ट अगर सपोज आप किसी पार्टी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो उस बिजनेस को जब आप परचेज करेंगे बेटा तो बहुत सारी असेट्स आ सकती है, लाइबिलिटीज आ सकती है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को अपने को क्या करना है, कंसिडर करना है और पेमेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी असेट्स आप कोई बिजनेस परचेस करते हो तो उसकी असेट्स जितनी भी होगी वो आप क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, क्योंकि असेट्स की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। असेट्स में कोई भी असेट्स हो सकती है, डेटर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कोई भी असेट हो, जितनी भी असेट्स है उन सबको आप क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया सन्ड्री असेट। सन्ड्री मतलब विविध जितनी भी सारी असेट्स है जिनका नाम आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, वो सारी असेट्स को आप डेबिट ले लेंगे। सपोज उसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी अगर आ रही है तो आप लायबिलिटीज को क्रेडिट ले लेंगे, तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक है। उसके अलावा फिर जो पार्टी है आपकी वेंडर कंपनी, ठीक है, अगर वेंडर कंपनी का नाम दे रखा है तो उसका नाम यूज करेंगे, नहीं दे रखा है तो आप सीधा वेंडर भी लिख सकते हैं, तो टू वेंडर अकाउंट आएगा, ठीक है बेटा। सपोज आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए की असेट्स बिजनेस परचेस किया, उसमें 2 लाख की आपको असेट्स मिली, 50,000 की आपको सपोज लायबिलिटी मिली, और आपने जो बिजनेस परचेस करना डिसाइड किया, सपोज आपने उसके रेट डिसाइड की 2 लाख में हम बिजनेस परचेस कर रहे हैं, तो वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा 2 लाख। तो अब यहाँ पे इस एंट्री में देखेंगे तो 50,000 का डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है मतलब ये कि आप पेमेंट तो 250 का कर रहे हो, क्योंकि 50,000 की लायबिलिटी भी ले रहे हो, 2 लाख का पेमेंट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपने जो पेमेंट करना है जेब से वो 250 हो गया, और जबकि आपको उसके बदले में असेट्स 2 लाख की मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 50,000 रुपीज उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं बेटा गुडविल, ठीक है। गुडविल अकाउंट डेबिट कहां से आएगा, तो बैलेंसिंग फिगर। अगर आप एक्सिस पेमेंट उस पार्टी को करते हैं वेंडर कंपनी को, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो गुडविल होगा ऑलवेज, तो 50,000 यहाँ पे गुडविल आ गया। अब सपोज मैं यहाँ पे ये कर दूं, इस वेंडर कंपनी के सामने पेमेंट में 1 लाख कर दूं सपोज, ठीक है बेटा, तो समझना इस बात को, यहाँ से गुडविल हट जाएगा। अब अगर वेंडर को मैं 1 लाख का ही पेमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे समझिए कि आपको 50,000 तो लायबिलिटी पे करनी है और 1 लाख वेंडर को पे करना है, पर आपके पास असेट्स 2 लाख का आ रहा है, तो 50,000 का डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है। जब भी क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो वो कहलाएगा बेटा आपका कैपिटल रिजर्व। क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। ये चीज अपन ने जब पार्टनरशिप पढ़ी थी वहां पर भी देखी थी कि डिफरेंस जब डेबिट में आता है तो आपको गुडविल यूज करना होता है, क्रेडिट में आता है तो कैपिटल रिजर्व। वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो करना है कि आप जितनी भी असेट्स परचेस करके ला रहे हो, ठीक है, बिजनेस परचेस कर रहे हो, तो उसमें जितनी भी असेट्स आ रही है उन सभी को डेबिट लिखें, लायबिलिटीज अगर आ रही है तो क्रेडिट लिखें, वेंडर पार्टी को क्रेडिट लिखें। फिर डिफरेंस देख लें, अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस फिर भी आता है
तो वो कैपिटल रिजर्व। डेबिट में आता है तो गुडविल, अगर नहीं आता है तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है, नहीं आता है तो इक्वल हो जाएगा कि भाई ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपकी रहती है अदर देन कैश कंसिडरेशन में, ठीक है बेटा। तो ये एंट्रीज आपकी रहेगी। फिर सेकंड एंट्री जो होती है वो समझिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड एंट्री में आप क्या करोगे बेटा, इस वेंडर को पेमेंट करना है। वेंडर यहाँ पर क्या एज ए लायबिलिटी आपकी क्रेडिट है, अब उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एंट्री में वेंडर हो जाएगा बेटा डेबिट। अगर नाम दे रखा होगा कंपनी का तो आप यूज कर सकते हो। सपोज अभी क्वेश्चन में आपको विकास लिमिटेड दे रखा है तो आप विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट लिखेंगे। अब वेंडर डेबिट हो गया, जितने से क्रेडिट है उतने से ही डेबिट होगा। तो सपोज यहाँ पे इस एंट्री में 1 लाख से क्रेडिट है तो एक 1 लाख से आप डेबिट कर दें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, अब ये देखना है कि शेयर जो आप दे रहे हो वो किस पे दे रहे हो, पार पे दे रहे हो या प्रीमियम पे दे रहे हो। अगर पार पे दे रहे हो तो बहुत सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, टू शेयर कैपिटल लिख दीजिए आप बस। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ठीक है। इक्वल अमाउंट, पार वैल्यू जब होगी तो अपने को कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सीधा सीधा जो अमाउंट है वही अमाउंट अपने को वेंडर के सामने है, वही अमाउंट अपने को कैपिटल के सामने फिल कर देना है। पर प्रॉब्लम अपने सामने तब खड़ी होगी कि अपने को शेयर अगर सपोज प्रीमियम पे इश्यू करना हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा कि कंपनी इसके बदले में 10 रुपीज का शेयर दे रही है 50% प्रीमियम पे, 25% प्रीमियम पे, 20 प्रीमियम पे, कुछ भी परसेंटेज हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को क्या करना रहेगा वो बता रहा हूँ बेटा। तो आपको बेटा वेंडर को जो पेमेंट करना है उसको तो रखना पड़ेगा ऊपर। फॉर्मूला यूज करेंगे आप यहाँ पर, नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ेंगे आपको कि भाई आप कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे अगर प्रीमियम पे जा रहे हैं तो, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा आपका वो ये रहेगा कि आपको जो पेमेंट वेंडर को करना है उस पेमेंट को रखेंगे आप ऊपर की तरफ, उसके डिवाइड में आपको क्या करना है, शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू के साथ प्रीमियम जुड़ के कितने का शेयर बन रहा है। सपोज आपको ये बोल दिया कि 10 रुपीज का शेयर होगा, उस पर 20%, 25% या मैं बोल दूं 50%, तो इसका 10 का 50% कितना होगा 5, तो शेयर की प्राइस हो गई 15, ठीक है। या फिर मैं बोल दूं सपोज कि बेटा 10 का शेयर और 10 रुपीज प्रीमियम पे यानी 20 हो गया सपोज। समझ में आ रही है बात। प्रीमियम कितना भी हो सकता है, मैंने उस दिन बोला था लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। तो 10 + 10, 10 का तो शेयर और 10 का प्रीमियम, तो शेयर की वैल्यू ओरिजिनल कितनी होगी 20। तो अब इसको आप यहाँ से किससे डिवाइड करेंगे 20 से। तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आप इशू करेंगे 5000। नंबर्स आ गए आपके पास। अब आपको सिखाया है मैंने कि आप प्रीमियम पे इशू करते हो तो 2 SPR हमेशा आता ही आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब अमाउंट दो अमाउंट के टुकड़े हो गए, 1 लाख 1 लाख में, अब इसमें कितना डालू इसमें कितना डालू, तो कॉन्सेप्ट सीधा सा रहेगा, जितने नंबर्स ऑफ शेयर है उसको आप उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी, तो 5000 इंटू 10, और प्रीमियम भी कितना था 10, तो 5000 इंटू 10 यानी 50,000 तो आपका आ गया कैपिटल के सामने और 50 आपका आ गया प्रीमियम के सामने। समझ आ रही है बात सभी को, ठीक है। ये कंडीशंस होती है बेटा। अगर पार पे बोले, क्वेश्चन ये बोलता है कि हम पार पे शेयर इशू कर रहे हैं उस पार्टी को, तो सीधा सा शेयर कैपिटल ही आएगा, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला लगाने की जरूरत आप तब पड़ेगी जब आपको पेमेंट के कर रहे हो आप शेयर पर प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम पे निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने शेयर दोगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि वेंडर को जितना अमाउंट पे करना है उसको आप रखिए फॉर्मूले में ऊपर, और डिवाइड में जो आपका आएगा वो आएगा जो शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर प्रीमियम वैल्यू प्लस करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी बन रही है। तो सपोज अपन ने एग्जांपल लिया 10 रुपीज का शेयर है, उस पर 50% प्रीमियम, तो 10 का 50% या पूरा 100% प्रीमियम, या फिर डायरेक्टली बोल दूं 10 रुपीज का शेयर पे 10 रुपीज प्रीमियम और चार्ज कर रही है कंपनी, तो अल्टीमेटली शेयर की प्राइस कितनी होगी 20, ठीक है बेटा। तो 20 रुपीज पे अपन को शेयर इशू करना पड़ेगा, तो अपन 20 से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अपने पास आ गए 5000, ठीक है। अब एंट्री जब भी करते हैं तो आपको मैंने सिखाया है कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं आ सकती। तो शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 10 ही आ सकती है। तो 5000 इंटू 10 50,000 ही आया कैपिटल के सामने। अब 10 एक्स्ट्रा जो आपने चार्ज किया वो प्रीमियम का था, तो प्रीमियम वाले अमाउंट में जाएगा। तो 5000 शेयर, एक शेयर पे प्रीमियम 10 रुपीज है, तो 5 पे हो गया 50। क्लियर है सभी को? अच्छे से टॉपिक आ गया समझ में सभी को। फर्स्ट एंट्री आपकी जो भी असेट्स, चाहे आप असेट्स परचेस कर रहे हो चाहे रनिंग बिजनेस परचेस कर रहे हो, एंट्री यही रहेगी। जितनी असेट्स आपके पास बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर लीजिए, जितनी लाइबिलिटीज आपके पास आ रही है उसको क्रेडिट कर लीजिए। उसके बाद आपको वेंडर को क्रेडिट करना है क्योंकि वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा। फिर डिफरेंस चेक करना है, अगर डेबिट में डिफरेंस आता है तो आपके लिए वो गुडविल होगा, क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा, ठीक है। ठीक है, ये दो चीजें। उसके बाद आपने वेंडर को फर्स्ट एंट्री में जितने अमाउंट से क्रेडिट किया है, सेकंड एंट्री में जब आप उसको पेमेंट करेंगे तब उस वेंडर को डेबिट लिख लें और इस तरीके से पेमेंट। अब क्वेश्चन कभी ये भी बोल सकता है कि 1 लाख के पेमेंट में से हमने 50,000 के शेयर दिए और 50,000 रुपए का ड्राफ्ट दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 शेयर कैपिटल में 50,000 हो जाएगा और 2 बैंक में 50,000 रोल लिख दिए, ड्राफ्ट आ गया तो ठीक है। वो बोलता है हमने कोई बिल्स पेबल देंगे, हाँ ठीक है, वो बोलता है आपको हम आधा पेमेंट हम बिल्स पेबल के थ्रू देंगे, आधा पेमेंट हम बैंक के थ्रू देंगे, आधा पेमेंट हम
शेयर के थ्रू देंगे, 3 चीजें दे दी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को जो जो चीजें उस वेंडर को दे रहे हैं वो क्रेडिट करते रहो। फर्स्ट एंट्री में ये तो कंफर्म है कि हर सिचुएशन में वेंडर उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा जितने अमाउंट से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है। अब आपको सिर्फ ये करना है बेटा कि जब आप पेमेंट करने जाओगे तो उस टाइम पीरियड में जैसा जैसा क्वेश्चन बोले उसको फॉलो कर लो। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा, 1 लाख रुपीस अपने को वेंडर को पेमेंट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पर कि हम 50,000 तो शेयर के थ्रू देना चाहते हैं, तो टू शेयर कैपिटल में 50 लिख दीजिए, जो जो दे रहे हैं वो क्रेडिट होता रहेगा। फिर वो बोलता है हम 20 हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू देना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहा है बेटा कि 20,000 रुपीज अपन बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पे करना चाह रहे हैं, तो बैंक ड्राफ्ट के लिए आप यूज कर लेंगे टू बैंक, 20,000 बैंक के थ्रू हो गया। अब वो आपको ये बोलता है कि रिमेनिंग जो 30,000 है, 50 हमने शेयर के थ्रू दे दिया, 20 हमने बैंक के थ्रू दे दिया, और रिमेनिंग जो 30 आपका बच रहा है उस 30 के लिए बोलता है कि हम कोई बिल्स पेबल उसको पे करेंगे, तो आप 2 बिल्स पेबल लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो रिमेनिंग 30 बिल्स पेबल आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ भी कंडीशन डाल दे, आपको सिर्फ रीड करना है अच्छे से केयरफुली और उसको आंसर करना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी रहेगा बेटा। फर्स्ट एंट्री में वेंडर जितने अमाउंट से क्रेडिट होगा उतने ही अमाउंट से आपको फिर से जब पेमेंट करोगे तब डेबिट करना है, उस अमाउंट में वेरिएशन नहीं आना चाहिए कभी। फर्स्ट चीज ये दिमाग में फिट कर लो। सेकंड थिंग, क्वेश्चन फिर आपको ये बोलता है कि वेंडर को जो जो पेमेंट में जो जो चीजें देनी है उसको क्रेडिट करते रहो। सपोज शेयर के लिए बोला टू शेयर कैपिटल, बैंक उसने बोला ड्राफ्ट देंगे तो टू बैंक आ गया, उसने बोला बिल्स पेबल देंगे तो टू बिल्स पेबल आ गया, ठीक है बेटा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एंट्री में कोई डाउट, अमाउंट में कोई डाउट किसी को? नहीं? चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गई, ये तो एक इसका एक टॉपिक बना बेटा अदर देन कैश कंसिडरेशन का, कि आप असेट्स परचेस कर रहे हो या बिजनेस परचेस कर रहे हो। कभी कभी क्या होता है, अंडर राइटर, जैसे मैंने आपको शेयर की जब स्टार्टिंग पढ़ाना स्टार्ट किया तब अंडर राइटर के बारे में बताया था। अंडर राइटर कौन होता है? एजेंट होता है। वो एजेंट का काम क्या होता है कि आप कंपनी का जो एक क्लोज होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो मैंने बताया था कि कंपनी अगर जितने भी शेयर इशू कर रही है उसके 90% के इक्वल अगर एप्लीकेशन नहीं आएगी तो कंपनी आगे प्रोसीड नहीं कर सकती है। तो कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए क्या करती है, अंडर राइटर अपॉइंट करती है। अंडर राइटर का काम क्या होता है, कंपनी के शेयर को सेल करना और उसके बदले में अंडर राइटर को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है। तो अब हाँ, तो अंडर राइटर को अब जैसे कमीशन अपने को पेमेंट करना है, तो कंपनी के पास सपोज अभी कैश अवेलेबल नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको पेमेंट कैश में नहीं करके शेयर में भी कर सकती है। तो उसकी भी एंट्री पूछ सकता है आपसे कि भाई अंडर राइटर को पेमेंट करना है, तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी वो देखिए बोर्ड पे, ये हटा रहा हूं बेटा मैं। अब फर्स्ट एंट्री बेटा, कभी अंडर राइटर को कमीशन देते हैं तो पहले कमीशन ड्यू करने की होती है, ठीक है। तो कमीशन जो पेमेंट कर रही है कंपनी, कमीशन कंपनी के लिए क्या एक्सपेंस है या इनकम है? सीधा सा कॉन्सेप्ट एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस की नेचर अपन सभी को पता है क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अंडर राइटिंग कम, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। किसको पेमेंट करना है, अंडर राइटर को, तो टू अंडर राइटर, ठीक है। सपोज 50,000 का पेमेंट करना है तो आप 50,000 ले लीजिए, 50 आ गया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ये होगी हमेशा जितना कमीशन बन रहा है उस कमीशन को ड्यू करने की। फिर आप पेमेंट चाह रहे हो कि भाई हम कैश में नहीं करके शेयर के थ्रू करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट एंट्री में अंडर राइटर फिर से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसका भी रूल वही है बेटा कि जितने अमाउंट से वो क्रेडिट होगा उस अमाउंट भी उतने ही अमाउंट से डेबिट होगा, कभी भी उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो जैसे अंडर राइटर 50 से क्रेडिट है तो पेमेंट भी 50 का करेंगे तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। अब अपन पेमेंट अगर कैश में कर रहे होते तो टू कैश या बैंक ले लेते, बट कैश में नहीं करके शेयर में कर रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। और सपोज वापस शेयर ये भी वाला शेयर हो बोले कि नहीं हम प्रीमियम पे करना चाहते तो टू एसपीआर आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया अंडर राइटिंग की एंट्री। फर्स्ट हमेशा ध्यान रखिए कि कमीशन को ड्यू करने की एंट्री रहेगी, वो एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर। फिर उसको पेमेंट करेंगे तो अंडर राइटर वापस हो जाएगा डेबिट और शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। अगर प्रीमियम पे हो तो टू एसपीआर और क्रेडिट हो जाएगा उसके साथ में, ठीक है। और फॉर्मूला वही वापस कि अगर आपको वापस ये बोले कि नहीं, हाँ बेटा, प्रोमोटर्स वही होते हैं, कंपनी के अंडर राइटर्स बोल सकते हो। और उसके अलावा कंपनी के जो मेन जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंपनी को प्रमोशंस के लिए स्कीम्स सारी सब कुछ सेवा अपनी मतलब सर्विसेज देते हैं, कंपनी को प्रमोट करते हैं। तो उन प्रमोटर्स को भी कंपनी को कुछ ना कुछ पेमेंट तो करना पड़ेगा कि भाई प्रमोटर ने आपकी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, आपकी कंपनी को प्रमोट किया, शेयर इशू करने में आप सारा काम उसने हैंडल किया, तो फाइनली प्रमोटर्स की सर्विसेज के बदले में उसका कुछ रेम्युनरेशन बनता है।
तो उस रेम्यूनरेशन को पे करना पड़ेगा, तो वहां पर भी एंट्री हो जाएगी। प्रमोटर्स को पहले आप ड्यू करने की एंट्री कर दो, उसको जो रेम्यूनरेशन ड्यू कर रहे हो, फिर उस प्रमोटर को शेयर दे दो। सेम चीज है, जैसे अंडर राइटर आया ना वर्ड, वहां प्रमोटर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर उसके बाद ये अंडर राइटर की बात हो गई, ये अपन कर सकते हैं। उसके प्रमोटर्स में जो अपन कभी प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं ना बेटा, तो उस टाइम पीरियड में अपन गुडविल को भी डेबिट कर सकते हैं। ये भी एक रूल है कि अपने अल्टीमेटली उससे क्या होता है कि अपनी कंपनी की गुडविल रेज होती है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू रेज होती है। तो वहां पर प्रमोटर को जब आप शेयर इशू करते हो ना, तो आप गुडविल भी यूज कर सकते हो आप एंट्री में। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को? चलो, गुडविल भी आ सकता है, हाँ ठीक है। मिला आपको, है ना? तो वो क्वेश्चन इसको बताओ बेटा। तो अभी ये टॉपिक आपको यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें?